हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि जो भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम दो जगह पर बांटकर पढ़ते हैं, एक कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। देखो, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये घटनाचक्र पब्लिकेशन की जीएस दृष्टि की जो बुक आती है उसके अकॉर्डिंग हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का रिव्यू कर रहे हैं। आज इस बुक का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले भी लेक्चर फर्स्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए ताकि आपके सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ समझ में आती चली जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम दो जगह पर बांटकर पढ़ते हैं, एक कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। कंपनी का शासन सन 1773 से लेकर 1858 तक चला था, जो कि 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के उपरांत भारत में शुरू हुआ था, जिसको हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे क्राउन का शासन। क्राउन का शासन दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद से शुरू होता है, जिसको हम 1857 का विद्रोह कहते हैं, और ये चलता है 1858 से लेकर आज़ादी के समय तक, अर्थात 1947 तक। तो चलिए देखते हैं कि घटनाचक्र पब्लिकेशन ने किस तरीके से इसका रिव्यू किया है। दोस्तों, 1857 की महान क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस हो गया था कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग बहुत जरूरी है। बिना भारतीयों के सहयोग के आप भारत में शासन नहीं कर सकते। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए काफ़ी सारे अधिनियम पारित किए। जैसे उनमें सबसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, कंपनी का जो शासन भारत में अब तक चला आ रहा था उस कंपनी के शासन को खत्म कर दिया और इस कंपनी से भारतीय प्रशासन को छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया, अर्थात ब्रिटिश राजशाही को दे दिया गया। यानी कि इस तरीके से जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अब तक भारत में प्रशासन चला आ रहा था उसको खत्म कर दिया और किसके हाथों में सीधा प्रशासन चला गया, ब्रिटिश राजमुकुट के, अर्थात क्राउन के। इसलिए ये जो भारत सरकार अधिनियम है इसको हम क्या कहते हैं, भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि भारत में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे इनका पद भी खत्म कर दिया और साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे इन दोनों के पद को समाप्त कर दिया। इन दोनों की जगह अब क्या किया गया, भारत में एक नया पद क्रिएट करा गया जिसका नाम था भारत सचिव। देखो, राज्य नहीं है इसमें, इसको भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। ये जो भारत सचिव का पद था ये इंग्लैंड के अंतर्गत बनाया गया, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सदस्य होता था। यानी कि जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी उसका सदस्य होता था कौन, भारत सचिव। ये ब्रिटेन की कैबिनेट का हिस्सा होता था जो भारत के बारे में बताता था कि भारत में जो प्रशासन है किस तरीके से होगा। इसके पास में संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसी के अंदर निहित थी और इसकी हेल्प करने के लिए एक 15 सदस्यों की एक काउंसिल अर्थात परिषद का निर्माण किया जाता है ताकि वो इसको बता सके कि भारत में जो आप प्रशासन करोगे उसको किस तरीके से नियंत्रित करना है, ये सब जानकारी दे सके। यानी कि ये एडवाइजरी कमेटी के रूप में एक परिषद गठित की गई थी, अर्थात सलाहकार समिति के रूप में इस परिषद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, इससे क्या हुआ, जो भारत में गवर्नर जनरल का पद होता था उसके गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और उसका नाम चेंज कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय कर दिया था। ये जो वायसराय होता था ये वही व्यक्ति होता था जो गवर्नर जनरल होता था, लेकिन इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। और इस प्रकार जो सबसे पहला वायसराय बना वो बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नाम का व्यक्ति सबसे पहला क्या बना, वायसराय बना। कब, 1858 के अधिनियम के द्वारा। और जो ये वायसराय होता था ये भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, क्योंकि देखो वायसराय बैठता था कहाँ पर, इंडिया में, और ये इंडिया से सारी जानकारी किसको देता था, भारत सचिव को। और भारत सचिव कहाँ पर बैठता था, इंग्लैंड में। इस तरीके से भारत में क्या करा जाता था, प्रशासन चलाया जाता था, इस प्रशासन को नियंत्रित करा जाता था। फिर ये जो व्यक्ति होता था भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठता है, ये पार्लियामेंट का सदस्य था और ब्रिटेन की कैबिनेट का भी हिस्सा था। तो इसलिए ये संपूर्ण
पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद होती थी उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होता था, उत्तरदायी होता था, वो कौन होता था? भारत सचिव। ठीक है, तो इस एक्ट से आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से जो वायसराय होता था उसको आपातकाल के समय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, और इस अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती थी वो 6 माह तक होती थी। यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई? वायसराय को। और अध्यादेश के जो टेन्योर होता था, अवधि होती थी, वो 6 माह तक होती थी। जैसे कि वर्तमान में भी आप देखोगे कि अध्यादेश जारी करने की पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है, आर्टिकल 123 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और वायसराय कौन था इस समय पर? लॉर्ड कैनिंग, जिसको विभागीय प्रणाली के नाम से जाना जाता था कि ये कानून का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हुआ कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी उसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट, बंबई और मद्रास प्रांतों को उनके पुनः अधिकार दे दिए गए, यानी कि जो अपने लिए कानून बनाने से रिलेटेड थे उनको वो सभी अधिकार दे दिए गए। किसको? बंबई और मद्रास प्रांत को। देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमने जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था कि जो बॉम्बे प्रांत था और मद्रास प्रांत था, उन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया था? बंगाल प्रांत के अंतर्गत कर दिया गया था, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा था, और उसके पास में क्या हो गई? बंबई और मद्रास प्रांत, दोनों प्रांतों को कंट्रोल करने की पावर दे दी गई थी। और इसकी सहायता के लिए क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल का निर्माण हुआ था, जो कि इसकी हेल्प कर सके, यानी कि इन सभी का भी प्रशासन देखना होता था। इनसे जो ये नीचे बम्बई और मद्रास प्रांत थे, इनकी पावर को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास में ट्रांसफर कर दिया था। अब हुआ क्या कि जो 1861 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके माध्यम से हुआ क्या, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को पहले पावर्स लौटा दी गई थी वो इनको क्या कर दी? रिटर्न कर दी कि आप बंबई और मद्रास के प्रांतों को दोबारा से जो उनके अधिकार थे वो सभी दे दीजिए। यानी कि जो 1861 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो 1773 में बातें कही गई थी उनको चेंज कर दिया गया 1861 में। किसको लेके? कानून अधिकारों को लेकर, लॉ मेकिंग पावर्स को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखो, इससे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछी गई है। इसमें क्या हुआ? विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने के लिए, विचार प्रकट करने के लिए ये सभी अधिकार दिए गए। यानी कि पूछा जाएगा कि बजट पर बहस करने का अधिकार किस परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो किसके? 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। या फिर कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसको अधिकार दिए गए? विधान परिषद के सदस्यों को। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो, आप जब मैं कुछ भी बात बोलता हूँ ना एक्स्ट्रा, तो आप अपने पास में एक नोटबुक रखा करिए, उसमें सभी की सभी बातें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि आपको ये लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े और आप अपने ही द्वारा बनाए गए इन सभी नोट्स को रिवाइज कर सको। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे ना खुद के नोट्स का, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ एक बार उसको देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद नोट डाउन ये सभी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसलिए बेटर होता है कि आप खुद के नोट्स बनाएं और उन सभी से आप अपनी तैयारी करें। इधर उधर कहीं भी यूट्यूब पर भागे मत फिरिए, किसी भी जगह से एक यूट्यूब से वीडियो पकड़िए कि भाई मुझे हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट करनी है, पॉलिटी यहाँ से कंप्लीट करनी है। आप उस टीचर को फॉलो कीजिए, उस एजुकेशनल बंदे को फॉलो कीजिए जो भी आपको सही लगता हो। इसलिए सिर्फ टॉपिक को या सब्जेक्ट को 1 या 2 बार पढ़िए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। अपने आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना डेली, तो उससे सारी की सारी चीज़ें आपके क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें कि सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सबसे ज़्यादा बस यही पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपना विचार प्रकट करने या फिर बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 1892 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, ये जो अधिनियम है इसके ऊपर 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है।
इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो मॉर्ले मिंटो थे ये उस समय पर कौन कौन थे तो देख लेते हैं। जो लॉर्ड मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी थे हमारे, जो कि इंग्लैंड के अंदर बैठते थे, लेकिन लॉर्ड मिंटो वायसराय थे जो कि इंडिया में बैठते थे। अब क्लियर हुआ कि मॉर्ले मिंटो सुधार इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस समय पर मॉर्ले क्या थे, सेक्रेटरी थे जो कि इंग्लैंड में बैठते थे, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, वायसराय थे जो कि इंडिया में बैठते थे। और ये भी पूछा जाएगा आपसे बार बार कि मॉर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहते हैं। इसके द्वारा सबसे पहले क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो मिंटो मॉर्ले सुधार के द्वारा की गई थी। और इस व्यवस्था के द्वारा जो मुस्लिम्स थे उनको सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो लॉर्ड मिंटो हैं इनको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही क्या करा, सबसे पहले भारत में यह व्यवस्था करी मुस्लिम्स के लिए। और मुस्लिम्स के लिए क्या व्यवस्था करी कि इनको इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, अन्य कोई व्यक्ति उसका चुनाव नहीं कर सकता था। इसलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचक का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। किसको, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। और बजट पर बहस करने का अधिकार किस में दिया गया था, तो आप कहोगे 1892 के अधिनियम में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस व्यक्ति ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा, किस कथन से उसको रिप्रेजेंट किया कि भाई ये कथन तो ऐसा था। जैसे गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया, क्योंकि इसने क्या करा था भाई, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, वोट डालो राज करो वाली नीति हो गई ये तो, कि आपने हमारे बीच में ही क्या करी, वोट डाल दी। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो आपको याद रखना है कि गांधी जी ने क्या कहा और आर मैकडोनाल्ड ने क्या कहा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों इस अधिनियम को भी जैसे 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, ऐसे ही जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। जैसे मॉर्ले मिंटो में भी एक वायसराय और एक सेक्रेटरी था, ऐसे ही इस अधिनियम में भी जो मॉन्टेग्यू थे ये क्या थे, हमारे सेक्रेटरी थे जो कि इंग्लैंड में बैठते थे, और वहीं पर जो चेम्सफोर्ड थे ये हमारे वायसराय थे जो कि इंडिया में थे। ये बातें आपको याद रखना है कि चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का पद इंग्लैंड में होता था, ये ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती थी उसका सदस्य होता था और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होता था। जो चेम्सफोर्ड होता था वो वायसराय था, और वायसराय क्या था, भारत में ब्रिटिश किंग का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता था, ठीक है, जो अपनी भारत में प्रशासन नियंत्रण करने की पॉलिसी बनाता था। नेक्स्ट इस एक्ट के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ हुआ। देखो दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी ट्रिपल स्टार कर लेना कि द्वैध शासन अर्थात डायरकी को प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया, तो ये किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और इसी डायरकी को जो 1935 का अधिनियम आया था उसके माध्यम से इसको खत्म कर दिया गया था, और 1935 के माध्यम से इसको कहाँ करा, सेंटर में लॉन्च कर दिया था। यानी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ 1919 में किया गया था, इसको 1935 में सेंटर अर्थात केंद्र में शुरू किया गया था, लेकिन प्रांतों से इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट इसमें कहा गया पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। तीसरी बात जो प्रांतीय विषय होते थे, और दोस्तों ये जो प्रांतीय विषय थे इनको दो जगह पर बांटा गया था, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। इन दोनों पर ही शासन जो करता था वो गवर्नर करता था, लेकिन ये जो आरक्षित विषय होते थे इन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था,
और वहीं पर ये जो हस्तांतरित विषय होते थे वह मंत्रियों की सहायता लेता था, यानी कि मंत्रियों की सहायता से प्रशासन चलाता था। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो प्रांतीय विषय थे इनको दो जगह पर बांटा गया था, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। इन दोनों पर जो शासन करता था वो गवर्नर करता था। आरक्षित विषयों पर वह गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था और हस्तांतरित विषय पर वह मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। लेकिन दोस्तों एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो कार्यपालिका परिषद के सदस्य होते थे ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, यानी कि जो विधान परिषद थी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। लेकिन ये जो मंत्री होते थे ये जो हमारी विधानसभा होती थी उसके प्रति उत्तरदायी अर्थात रेस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आरक्षित विषयों के संबंध में जब गवर्नर कार्यपालिका परिषद पर शासन करता था तो क्या कार्यपालिका के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे? तो आप कहोगे नहीं। तो फिर किसके सदस्य उत्तरदायी होते थे? तो आप कहोगे जो मंत्री होते थे जिनको हस्तांतरित विषय प्राप्त थे इनकी सहायता से जब गवर्नर शासन करता था ये सभी क्या होते थे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। देखो ये जो रिपोर्ट थी ना इसमें क्या बनाया गया था, इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में एक लीगल कमिश्नर यानी कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। ये क्या बताता कि प्रत्येक 10 वर्ष के आधार पर ये क्या करता, अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता कि भारत में जो प्रशासन चलाया गया है इस एक्ट के माध्यम से, यानी कि 1999 से लेके 1929 तक जो प्रशासन चलाया गया है वो क्या सही तरीके से चलाया गया है या नहीं। अगर वो सही तरीके से अर्थात सुचारू रूप से चलाया गया है तो वो उसमें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि हाँ भारत का प्रशासन सही ढंग से चलाया गया है। अगर कुछ खामियां कुछ कमियां नजर आई है तो वो सभी बातें भी इस रिपोर्ट में मेंशन करेगा। लेकिन दोस्तों ये कंप्लीटली फेलियर रहा, क्योंकि देखो ये जो अधिनियम है ये 1919 में आया था और 1921 में इसको लागू किया गया था और इसमें यह बात कही गई थी कि 10 वर्ष के आधार पर हम क्या बनेंगे, एक वैधानिक आयोग अर्थात लीगल कमीशन गठित करेंगे। लेकिन ठीक 1927 में आपने सुना होगा कि भारत में एक साइमन कमीशन लाया गया था। इस साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी वो 1930 में की थी, जिसमें भारत के प्रशासनिक संबंध और अन्य बातों से रिलेटेड जिक्र किया गया था। तो एक साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था, किस लिए गठित किया गया था, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखो कि 10 वर्ष बाद जो आयोग अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता उससे पहले ही भारत में एक साइमन कमीशन लाया गया था 1927 में, और इस साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी भारत के प्रशासन से संबंधित और अन्य मामलों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये जो अधिनियम है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हुई है, जैसे एक संघीय लोक सेवा आयोग जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं अर्थात यूपीएससी के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1935 के इस अधिनियम के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ जो द्वैध शासन अर्थात डायरकी थी उसको प्रांतों में समाप्त करके इसको केंद्र में लागू कर दिया गया था। देखो अभी हमने बताया कि जैसे जो प्रांतीय विषय थे ना इनको आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया था, यही एक प्रकार की क्या थी, डायरकी थी। किस में लाई गई थी, 1919 में। ठीक है, अब इसको प्रांतों से उठाकर कहाँ पर लागू कर दिया गया, इसको केंद्र में लागू कर दिया था और प्रांतों से इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि जो द्वैध शासन है उसकी शुरुआत प्रांतीय स्तर पर कहाँ हुई थी, तो प्रांतों में हुई थी 1919 में और केंद्र में हुई कब, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, अब प्रांतों से जब द्वैध शासन को खत्म कर दिया तो प्रांतों को क्या कर दी, स्वायत्तता प्रदान कर दी कि आप क्या करोगे, अपना शासन अपने हिसाब से रन करोगे। उनको उत्तरदायी शासन के हिसाब से शक्तियां प्रदान कर दी गई थी जो कि दोहरे शासन के आधार पर थी अर्थात बाइकैमरल के आधार पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो बातें हुई हैं, जो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता थे उनके मंडलों को क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। अब दोस्तों ये चीज़ क्या है, तो देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था तो उसमें मुस्लिमों के लिए सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान लेकर आया गया था। किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। इसमें क्या होता था कि ये जो मुस्लिम सदस्य हैं
उनका जो चुनाव कर सकते थे, यानी कि वो कौन कर सकते थे, उन्हीं के समुदाय के लोग कर सकते थे। इसी को बोलते थे सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जैसे सपोज करो ये एक एरिया है, इस एरिया में काफ़ी सारे व्यक्ति रहते हैं और इसमें से जो चुनाव होगा, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा है तो उसको केवल कौन वोट करेगा, मुस्लिम समुदाय के लोग ही वोट करेंगे। अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसी को बोलते थे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। और ये कब लाया गया था? सबसे पहले 1909 में। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। लेकिन ठीक 1919 के अधिनियम में इसमें और ज़्यादा विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत इसमें सिख, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय तथा भारतीय ईसाइयों को भी शामिल कर लिया गया था। किसमें? 1919 में। तो जो इसका क्राइटेरिया था और भी ज़्यादा बढ़ गया था। कब? 1919 में। लेकिन 1935 में क्या करा? 1935 में इसका विस्तार और भी ज़्यादा कर दिया। किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। इसमें 1935 में क्या करा? जो दलित जाति के लोग थे तथा महिलाएं थी व मजदूर वर्ग, इनको भी शामिल कर लिया गया। कब? 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो अब आपके बातें समझ में आ रही है कि ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी क्या थी। सबसे पहले 1919 में मुस्लिम्स के लिए, 1919 में इसका विस्तार करके सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और भारतीय ईसाई, इन सभी को शामिल कर लिया गया। 1935 में इसका विस्तार और कर दिया, इसमें दलित जाति, महिलाएं और मजदूर वर्ग के लोगों को भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट इस अधिनियम में क्या बताया गया? कौन से अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में, कि जो भारत में वर्तमान संवैधानिक ढांचा है उसका आधार स्रोत काफ़ी हद तक इसी से लिया गया है। यानी कि जो भारत में आज आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर देखते हो ना, उसमें लगभग 70 to 80% जो बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं। जैसे आज के समय पर आप देखते होंगे कि जो फंडामेंटल राइट है हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं, तो उनको हमने यूएसए से ऐसे ही अडॉप्ट नहीं कर लिए डायरेक्टली। हमने पहले ये देखा कि हमारे संविधान में क्या चीज़ जरूरी है, उस कि हमारे देश में इन फंडामेंटल राइट्स की क्या महत्वता है, उसी के आधार पर हमने अपने यहाँ पर फंडामेंटल राइट को ऐड किया। जैसे अमेरिका में है ऐसे फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पर नहीं है। इस बात का, इस भ्रम को दूर कर लेना। बस फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट लिया है, बाकी क्या अधिकार हमें अपने नागरिकों को देने हैं वो हमने अपने हिसाब से लिखा है। ऐसे ही जैसे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है, उसको हमने इंग्लैंड से लिया है, या फिर ब्रिटेन आ सकता है, या फिर यूके आ सकता है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने फॉरेन अर्थात विदेश से भी अडॉप्ट किए हैं, जो विदेश के संविधान हैं उनसे भी अडॉप्ट किए हैं। लेकिन उसमें जब आप देखोगे जो 1935 का अधिनियम था, इसके अकॉर्डिंग भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा बातें ली गई हैं। तो इसलिए कह रहा है कि भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है उसका आधार स्रोत काफ़ी हद तक कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और ये जो द्विसदनीय व्यवस्था थी ये केंद्रीय विधानमंडल के रूप में थी। नेक्स्ट, जो शक्तियों का विभाजन था वो केंद्र और प्रांतों में किया गया था। देखो दोस्तों, जब आप भारतीय संविधान की वर्तमान में अनुसूची 7 देखते हो तो उसमें भी 3 प्रकार की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो 1935 का अधिनियम था उसमें भी इसी तरीके की 3 लिस्ट होती थी, जैसे कि जिसमें केंद्र और प्रांतों के विषयों को बांटा गया था। उस समय की जो यूनियन लिस्ट अर्थात संघ सूची होती थी उसमें 59 विषय होते थे। वहीं राज्य सूची में 54 सब्जेक्ट्स और जो कंकरेंट अर्थात संवर्ती सूची होती थी उसमें 36 विषय होते थे। नेक्स्ट, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल न्यायालय 1937 में बनाया गया। दोस्तों, ये जो फेडरल न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट था, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर इस फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जिसको 1 अक्टूबर 1937 में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें भी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय था और ये क्या है? फेडरल कोर्ट अर्थात फेडरल न्यायालय। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये सन 1773 ईस्वी में आया था, जिसके माध्यम से सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे नाम के व्यक्ति इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से के? जो सन 1774 में कलकत्ता में बनाया गया था।
और किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो 1773 में आया था। न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में, एक्ट आता है 1773 में। लेकिन यहाँ पर जो भारत सरकार अधिनियम अर्थात इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था वो आया 1935 में, और फेडरल न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। 1937 में जो फेडरल न्यायालय बनाया गया उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस ग्वेयर, और यहाँ पर थी एलिजा इम्पे। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो भारत सरकार अधिनियम है इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये एक कार की तरह है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक गुलामी का अधिकार है, दास्ता का आज्ञा पत्र है, अनुदेश प्रपत्र है। इस तरीके की बातें जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम के बारे में कही। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो भी समावेश थे वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें जो नीति निदेशक तत्व हैं इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आए? तो आप कहोगे स्पेन के संविधान से आए। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से कहाँ पर आए? इंडिया अर्थात भारत के संविधान में आए। ठीक, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है इनको अंग्रेजी में डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और दोस्तों डीपीएसपी में 4 लेटर हैं, डीपीएसपी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यह भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद आते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। इनको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, और ये संविधान के भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। नेक्स्ट बात दोस्तों, इस अधिनियम से रिलेटेड आपको याद रखनी है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1936 में। और कांग्रेस के सभी नेताओं ने कहा कि हम भारत सरकार अधिनियम को स्वीकार नहीं करते। कहां पर? लखनऊ में ऐसा कहा था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इससे परीक्षा में पूछे गए हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, ये 15 अगस्त 1947 को लागू होता है, और इसके माध्यम से जो अविभाजित ब्रिटिश भारत था उसका विभाजन 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में हो जाता है। और ये 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत अर्थात पाकिस्तान थे। जिस दिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ अर्थात 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, उस दिन हमारे ऊपर से ब्रिटेन की संप्रभुता समाप्त हो गई, अर्थात भारत क्या बन गया? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा। अब आपके मन में आएगा कि यार ये संप्रभुता क्या होती है? तो देखो दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, वहाँ पर लोग होने चाहिए अर्थात पीपल होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पर भूमि होनी चाहिए अर्थात लैंड होनी चाहिए। भाई कोई देश तभी तो बनेगा जब उसके पास में भूमि होगी, वहाँ पर रहने वाले लोग होंगे, साथ ही साथ क्या होगी? एक गवर्नमेंट होगी। और तीसरा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता। इसी संप्रभुता को अंग्रेजी में हम सॉवरेनिटी के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को ही हमें ये सॉवरेनिटी मिली? तो देखो दोस्तों, जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो हमारे यहाँ पर क्या थे? लोग भी रहते थे, क्योंकि हम ही तो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। वो हमारी ही भूमि पर हम पर राज करते थे। और दूसरा, हमारे यहाँ पर सरकार भी होती थी। और जो चौथा है वो है सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही उस समय पर हमारे पास में नहीं थी। ये कब मिली हमें? 15 अगस्त 1947 को। अब ये संप्रभुता क्या होती है? इस संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर करता है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत क्या कर सकता है? अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर जितने भी हैं, यानी कि आंतरिक और बाहरी मामले जितने भी हैं, उनका जो निपटारा है या फिर निस्तारण है वो अपने हिसाब से कर सकता है। ये होता है संप्रभुता अर्थात सॉवरेनिटी। और दोस्तों, जैसा कि हमने संप्रभुता से रिलेटेड आर्टिकल 1 में भी पढ़ा था कि जैसे कि कोई भी राष्ट्र संप्रभु होता है तो उसके पास में क्या क्या पावर होती है कि वो किसी भी विदेशी सीमा, यानी कि जो पड़ोसी मुल्क है या फिर कोई अन्य राज्य है, उसकी सीमा को कब्जा भी सकते हैं, और या फिर अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से का दावा छोड़ भी सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो हमने उसको क्या करा था? कब्जाया था। ऐसे ही गोवा, दमन एंड दीव,
दादरा एंड नागर हवेली ये सभी भारत के हिस्से नहीं थे, इसको हमने कब्जाया है, यानी कि इनकी संप्रभुता को अपने उसमें मिला लिया। भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विदेशी सीमा को कब्जा सकते हैं, उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, और या फिर हम अपनी ही सीमा को छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में बांग्लादेश के साथ में किया था। हमने क्या किया, उसमें कुछ अपना हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमने अपने एरिया में मिला लिया। तो ये होता है कि अपने ही देश की कुछ सीमा को छोड़ देना, यानी कि अपने देश की जो सीमा है, कुछ हिस्सा है, उसको हमने छोड़ दिया और कुछ को हमने ग्रहण कर लिया। तो ये होती है संप्रभुता, यानी कि वो अब स्वतंत्र है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है, स्वतंत्र है वो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। आप सभी को पता होगा कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आया तो उसका पहला ही कार्य क्या था कि भारत में आकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात संविधान सभा का निर्माण करें, ताकि वो क्या बना सके, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी कि देखो, जो ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल है उसकी हमने सदस्यता को ग्रहण किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि उसके सदस्य हैं, हम सदस्यता नहीं छोड़ सकते, हम जब चाहे उसकी सदस्यता को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जो भारत का राज्य सचिव का पद होता था उसको समाप्त कर दिया। अब राज्य सचिव के पद से एकदम से माइंड में लेकर आओ कि जो राज्य सचिव होता था वो कौन होता था, वो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती थी उसका सदस्य होता था, और ये कहाँ पर बैठता था, इंग्लैंड में, और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस पद को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ जो भारत में वॉयसराय होते थे उसके पद को भी समाप्त कर दिया, और भारत में एक नए पोस्ट गवर्नर जनरल की पोस्ट को बनाया गया, जिसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ठीक, इतनी बातें आप याद रखोगे। और दोस्तों, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, ये डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है कि ये डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल थे। साथ ही साथ अब डोमिनियन को लेकर क्या है, तो देखो दोस्तों, हम आज़ाद हो गए थे कब, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब इसके बीच में जो हमारा प्रशासन चलाया गया, कब, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, वो जो शासन चलाया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से ही चलाया गया। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि जो भारत का जो संविधान है ना, उसमें जो मैक्सिमम संवैधानिक ढांचा है वो कहाँ का है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है। क्योंकि दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से भारत का प्रशासन तो चलना ही था। तो 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो हमने प्रशासन को किस तरीके से चलाया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया था। इस बीच भारत क्या था, एक डोमिनियन कंट्री था, यानी कि डोमिनियन स्टेट था। तो अब समझ में आया। और उसके बाद में जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, भारत क्या बन गया, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, यानी कि गणतंत्र राष्ट्र बन गया जब भारतीय संविधान लागू हुआ। जबकि इस बीच भारत क्या था, एक डोमिनियन स्टेट था। और आज़ादी हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस हो गए। ठीक, अब समझ में आए सारी बातें कि एक एक क्या क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसको जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके माध्यम से जो गवर्नर का पद था, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के रूप में उस पद को तब्दील कर दिया था, अर्थात बदल दिया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट, प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त की लॉर्ड कार्नवालिस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा है। तो 1833 से लेकर 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में की गई। साथ ही साथ जो बर्मा है, बर्मा पहले भारत का ही हिस्सा होता था, इसको भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। देखो दोस्तों, जो ये बर्मा है इसको वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। और अलग किस वर्ष किया? 1937 में। अधिनियम आया था 1935 में, जिसके माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये जो बर्मा है वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई, इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। देखो, जो रिजर्व बैंक है इसको 1 अप्रैल 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा गठित किया गया था। लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया 1 जनवरी 1949 के दिन। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने मई 1934 में की थी। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय एक वामपंथी नेता थे जिन्होंने वर्ष 1934 में भारत का संविधान करने के लिए सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, इसने पहली बार संविधान सभा की मांग वर्ष 1934 में की थी। देखो दोस्तों, इन्होंने 1934 में नहीं 1935 में की थी। ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में की थी। फिर इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बात कही थी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने एक्सेप्ट कब कर लिया था? 1935 में। और नेहरू जी की जो डिमांड थी वर्ष 1938 में जो उन्होंने की थी, इस मांग को जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें ब्रिटेन की सरकार ने संवैधानिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया था। कब? अगस्त ऑफर में। अगस्त ऑफर कब आया था? अगस्त 1940 में, जिसमें नेहरू की मांग को ब्रिटेन की सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बाकी संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पढ़ेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। जो संविधान सभा है उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया था। इस संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। इन 389 में से 292 आते थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 आते थे मुख्य आयुक्त के प्रांत से और 93 आते थे देसी रियासतों से। जबकि जब भारत का बंटवारा हो गया था, ब्रिटिश भारत का बंटवारा हो गया, इन 389 में से 299 रह गए थे भारत में और 90 चले गए थे पाकिस्तान में। तो इस तरीके के काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात संविधान सभा को पढ़ेंगे। तो लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।